नमस्ते बच्चों। आज हम 9वां पाठ पढ़ेंगे। बादल को घिरते देखा है। इसके कवि हैं नागार्जुन। पहले मैं नागार्जुन का परिचय देती हूँ। नागार्जुन के जन्म का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास पर अपनी लेखनी लिखी है। खून और शोले, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, प्रेत का बयान, तुमने कहा था आदि इनकी काव्य ग्रंथ हैं। नई पौध, जन्मिया का बाबा आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरणगुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके काव्य में प्राकृतिक प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। इनका देहांत 1998 में मतलब 1998 में इनका देहांत हुआ था। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ। आइए अब इनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं। अमल धवल, पहली पंक्ति है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि ने यहाँ बादलों को घिरते देखा है अपनी आंखों से देखकर और उस समय के पूरे वर्णन को अपनी कविता के माध्यम से बताया है। इन्होंने बादलों को घिरते देखा है का मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण का अर्थ होता है कि मनुष्य जो अपनी आंखों से देखता है उसे समझकर अपने शब्दों में उसे बयान करना, उसकी व्याख्या करना। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनकी शीतल तूहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादलों को घिरते देखा है। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, गिरी धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, तूहिन कणों का अर्थ होता है ओस की बूंदें, स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरे, सुंदर। कवि कहते हैं, इसमें कवि ने अपने प्राकृतिक प्रेम का परिचय देकर बादलों के घिरते हुए का सजीव चित्रण किया है, उनका मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि स्वच्छ और सफ़ेद पर्वत शिखरों पर उन्होंने अचानक से बादल को घिरते हुए कई बार देखा है। बादलों से गिरने वाले बर्फ जैसे सफ़ेद मोती के समान और तरल बूंदों को ओस कणों के समान मान सरोवर झील में खिले हुए कमलों पर गिरकर उसके दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बादलों को घिरते देखा है। बच्चों, जब बादल घिरते हैं तो बारिश होती है। कवि कहते हैं कि जब बादल घिर रहा है तो उस समय क्या होता है कि जो आपके ये बूंदें हैं, बर्फ़ की जो बूंदें हैं पिघल कर जो गिर रही हैं, वो बर्फ़ सफ़ेद मोती की तरह चमक रहा है और वो मोती जब कमल के फूलों पर गिरते हैं तो वो ओस की बूंदों की तरह चमक रहे हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनकी शीतल तूहिन कणों को, ठीक है, छोटे छोटे मोती जैसे सफ़ेद ओस की बर्फ़ की बूंदें, ठीक है, मोती के समान चमक रही हैं। और ये मोती के समान जब कमलों पर आके कमल के फूल पर आकर बैठते हैं तो ओस की बूंदें चमकती हैं। और ये कौन से कमल पे बैठी हैं? मानसरोवर जो झील है, कमलों पर, उसके अंदर क्या है? कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। मतलब मानसरोवर झील में खिले हुए कमल पर गिरकर ये ओस की बूंदें उसके दृश्य को और सुंदर बना रही हैं। आगे है अगला पद। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनकी श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल
तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादलों को घेरते देखा है। तुंग का अर्थ होता है ऊंचे, श्यामल नील सलील का अर्थ होता है काला नीला जल, उमस का अर्थ होता है घुटन, तिक्त का अर्थ होता है मधुर, बिस्तंतु का अर्थ होता है तीखे मधुर रेशे जैसे। ठीक है। इस पंक्ति में कवि ने हिमालय की चोटियों पर स्थित झीलों में हंस जैसे अनेक पक्षियों की बेचैनी का वर्णन किया है। ठीक है, कि जब बादल घिरते हैं तो हंस जैसी और भी कितने पक्षी क्या हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर स्थित झीलों के स्वच्छ नीले और चमकदार जल में अनेक कमल खिले हैं। उन कमलों तथा वहाँ के वातावरण में आसपास के मैदानों में अनेक पक्षी आते हैं। वे पक्षी तालाबों में खिले कमलों में कोमल धागे जैसे सफ़ेद रंग खोजकर उसके तीखे मधुर स्वाद का आनंद लेते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। बादलों को घिरते देखा है। कहने का अर्थ, इस पंक्ति में कवि ने हंस जैसे अनेक पक्षियों की बेचैनी व्याकुलता का वर्णन किया है। अगला पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।